Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 27th of June 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affair of the day. And first of all, we will have a test to understand that how much you learned in the last session. So just revise the previous day session with the help of MCQs. So the first MCQ is the next BRICS summit in October 2024 will be hosted by. So, which country will host this summit? You know, BRICS is an important organization and India is also its member. And in recent time, it has been expanded. Actually, there were only 5 members in BRICS, but now this membership have been increased to 10 members. सो डबल इसकी मेंबरशिप हो गई है और अक्टूबर में इस समिट को होस्ट करेगा रशिया. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ समिट इन 2024 विल बी इन. तो ये कौन से कंट्री में होगी? यू नो, एससीओ की जो समिट है 2024 की, इट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड और टू बी होस्टेड बाय Kazakhstan. So this is the correct answer. Now I will ask you an important question about SEO because it's an important question for you. That in which year India and Pakistan both became its members? ये आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ईयर में इसके फुल मेंबर्स बन गए थे और रिसेंट ईयर्स में ही ऐसा हुआ है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू विच कैन बी रेज्ड इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज थर्ड टेन्योर वाज टू. देखने में तो ये ऐसा लग रहा होगा हमको कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन रिसेंट एग्जाम्स बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कई बार पूछ लेता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी फर्स्ट विजिट में किस कंट्री में गए थे जब उनका ये जो 2024 का टेन्योर स्टार्ट हो रहा है. ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज इंडिया में एक कन्वेंशन रहा है कि जब भी कोई न्यू पीएम बनता है तो वो हमेशा इंडिया के किसी नेबरिंग कंट्री में जाता है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो. इन कंट्रीज में ही हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट विजिट होती है. बट दिस टाइम ये विजिट अपने इंडिया के इस नेबरहुड में नहीं थी और इट वाज इन यूरोपियन कंट्री. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इटली. सो इस बार फर्स्ट विजिट जो रही वो इटली में रही. So next question, recently seen in news e-Saksh. Yesterday we discussed about this keyword and it was in news and it will be in news for some time because it has been launched by the Ministry of Home Affairs or it is associated with mobile application for police for evidence collection. इंडिया के जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उन पुलिस स्टेशंस के लिए, उनके ऑफिसर्स के लिए इस एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. उसके पीछे रीजन क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जब भी किसी केस की इंक्वायरी करते हैं तो उस इंक्वायरी में एविडेंस कलेक्शन की बात आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो या पिक्स की बात हो. सो उनको क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में उनको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में. और जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, जो भी पिक्स होंगे, जो भी ऑडियो विजुअल्स होंगे, वो उस मोबाइल एप्लीकेशन पर एक ही बार में अपलोड कर दिए जाएंगे. सो दिस इज मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पुलिस फॉर एविडेंस कलेक्शन और इस मोबाइल ऐप का नेम है ई साक्ष्य. नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें है कि यहाँ से आने वाले जितने भी केसेस होंगे उन सब में ऑडियो विजुअल्स को कलेक्ट करना एज एविडेंस अब क्या हो जाएगा,
कंपलसरी हो जाएगा। आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं BNS, दैट इज भारतीय न्याय संहिता विल रिप्लेस द। तो अभी जो BNS है, नया कोड आया है, ये पहले वाला कौन सा लॉ है जिसको ये रिप्लेस करेगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सो ऑफ कोर्स इट विल रिप्लेस IPC, इंडियन पिनल कोड, इसको ये रिप्लेस कर देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज BNSS। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन है कि BNS क्या है और BNSS क्या है। देखो, BNS की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रीवियस जो हमारा लॉ था IPC, उसको रिप्लेस कर देगा ये, और BNSS ये रिप्लेस कर देगा CRPC को। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक लॉ और है भारतीय साक्ष्य, जिसको हम BS बोल रहे हैं, और ये रिप्लेस कर देगा आपके इंडियन एविडेंस, जो एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको ये रिप्लेस कर देगा। सो आगे आने वाले इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये रहा, द न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी, हाँ ये क्वेश्चन तो हो ही गया आपका कि वो किसको रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है आपका द न्यू क्रिमिनल लॉज विल बी इन फोर्स। तो जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज हैं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे BNS की और BNSS की और भारतीय साक्ष्य की। ये तीनों लॉ कब से इम्प्लीमेंटेशन में इस बार स्टार्ट हो रहे हैं? तो 2024 में जुलाई 1 से इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि आने वाले टाइम में जितने ये जो न्यू लॉ हैं वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। इस पर एक आर्टिकल और है, उसको लेकर के फिर हम डिस्कस करेंगे आफ्टर समराइजिंग दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, which one is the article of Indian Constitution about president rule in state? हमने कल बात की थी इससे पहले, बिकॉज न्यूज में काफी दिन से जो इमरजेंसी है जो कि 1975 में इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी, ठीक है, तो उसको लेकर के काफी न्यूज में रहा है इंडिया में इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल की? सो दिस इज आर्टिकल 356। ये बात करता है कि स्टेट्स में अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती या नहीं चल रही है, सो इन सच केसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई आर्टिकल 356 टू इम्प्लीमेंट द प्रेसिडेंट रूल इन दैट स्टेट। कई बार इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। बाकी हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन है इमरजेंसी से ही रिलेटेड है, और दिस which article of the Indian Constitution deals with the financial emergency in India? तो ये कौन सा आर्टिकल है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है? दैट इज आर्टिकल 360। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया में अब तक कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी को यूज किया गया है, कब कितनी बार ये आर्टिकल हमारे यहाँ अप्लाई हुआ है? आप कमेंट में बताओ एक बार मेरे को। नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आर्टिकल जो 352 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में है? इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द प्रोविजंस? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 352, और एक आर्टिकल और है दैट इज 315। इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में आप मेरे को बताओ कमेंट्स में कि ये दोनों आर्टिकल किससे रिलेटेड है, और इन दोनों के बारे में आपने इनके सब्जेक्ट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, और ये आर्टिकल तो बहुत पॉपुलर है और जिस के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो आप मेरे को बताओ कमेंट में कि 315 जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज क्लियर्ड एन ऑर्डिनेंस टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ पेपर लीक रिगार्डिंग वेरियस एग्जाम्स? सो बहुत सारे एग्जाम्स में जो पेपर लीक हो जाता है उसके लिए एक स्टेट है और दैट इज उत्तर प्रदेश। वहां पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लेकर के आए हैं और उस वहां की गवर्नमेंट, और उसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस उन्होंने रखे हैं, पनिशमेंट रखा है इवन अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मींस आने वाली सारी की सारी लाइफ जो है जेल में ही बीतेगी आपकी। 1 करोड़ तक का उसमें फाइनेंस जो है पेनल्टी लगाई है उन्होंने, फाइनेंशियल पेनल्टी, और
जो भी लोग ऐसा किसी भी स्कैंडल में, ऐसे किसी स्कैम में इन्वॉल्व होंगे, इवन उनका खुद की घर की प्रॉपर्टी है, उनका कोई बिल्डिंग है, उनके पास कार है, जो भी प्रॉपर्टी है, उन सबको सेल करके उस एग्जाम की, सारे एग्जाम की कॉस्ट को जो है वहां से रिकवर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप इस गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इन रीसेंट टाइम्स इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट हैज इंक्रीज्ड। क्या इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है? हाँ, हुआ है। कल के ही सेशन में हमने डिस्कस किया था। इन रीसेंट टाइम्स इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट हैज डिक्रीज्ड, नो। अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडियाज डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हैज डिक्लाइंड इन रीसेंट टाइम, यस। कल हमने इस सेशन में देखा था कि अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई कि इंडिया का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो है वो रिसेंट टाइम में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अनदर स्टेटमेंट इज लोन्स आर द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट ऑन इंडिया, यस। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा इंडिया पर जो एक्सटर्नल डेप्ट है उसमें लोन ही सबसे बड़ा क्या है, पार्ट है। चलिए, लोन ही सबसे बड़ा कंपोनेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडियाज कोल कंजम्पशन डिक्लाइन। क्या इंडिया का जो कोल कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? कि कल ही हमने एक अपने लास्ट सेशन में देखा था कि इंडिया का लास्ट ईयर का जो कोल कंजम्पशन था वो नॉर्थ अमेरिका प्लस प्लस जो यूरोप है, उन दोनों में जितना कोल कंजम्पशन हुआ लास्ट ईयर में 2023 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में कंबाइंड जितना कोल कंजम्पशन हुआ उससे ज्यादा कोल कंजम्पशन हुआ है कहां पर? इंडिया में। सो डिक्लाइन होने की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। इन द लास्ट, बिकॉज यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडियाज कोल कंजम्पशन इंक्रीज्ड, हाँ ये करेक्ट बात है, इंडिया में कोल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। फिर क्या है? इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडियाज कोल कंजम्पशन रिमेन्ड अनचेंज, तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट का स्टेटमेंट है नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। देखो क्या स्टेटमेंट यूज किया है कि क्या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है ना। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजी डाल करके स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है। सो देखो क्या फिर होगा इसका कि क्या इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? क्या है? इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसको तो हम चूज कर ही नहीं सकते। सो एक्चुअली में वहां पर पूछा था इन्होंने करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज्ड वाला। सो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा? बी होगा हमारा आंसर इस केस में। सो अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको एक एक करके हम देखते हैं। एक इसमें आर्टिकल है और ये बहुत छोटा सा है और इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये है एक बुक का नेम। बिकॉज आने वाले टाइम में जो नीति आयोग है वो अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं कि अंडमान निकोबार में टूरिज्म एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। सो उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया है और उसके लिए एक बुक पब्लिश की है। बुक का नेम है द ग्रेट निकोबार बिट्रायल और इसको पब्लिश किया है द फ्रंट लाइन ने। फ्रंट लाइन, ठीक है। इसके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो हैं पंकज शेखसारिया, ये इसके क्या है? ऑथर हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि जब ऐसी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में से कोई बुक आती है और जो प्रॉपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे उनकी किसी पॉलिसी को, तो कई बार ये कंट्रोवर्सी वहां पे बन जाती है और वहां से फिर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। सो इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब आ जाते हैं हम एक अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज। और देखो हमारे अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं तो कभी लाइक करने का पैसा तो नहीं लगता, आप इधर उधर शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे अच्छा रहता है। चलो हम आते हैं इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपन्स एट बन्नेर घट्टा। मींस इंडिया की जो लार्जेस्ट और कैसी सफारी है वो लेपर्ड सफारी है। मींस यहाँ पर लेपर्ड को आप देख सकते हैं, जिप्सी वगैरह में जाते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। कहां पर है ये? बन्नेर घट्टा में है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो ये इंडिया की लार्जेस्ट है, मींस इससे बड़ी इंडिया में कोई भी लेपर्ड सफारी नहीं है। प्लस ये साउथ इंडिया की फर्स्ट लेपर्ड सफारी है, मींस साउथ इंडिया में कोई भी लेपर्ड सफारी नहीं है। कौन सी स्टेट में है ये? कई बार ऐसे क्वेश्चंस में स्टेट का नेम पूछ लेता है। सो इट इज इन कर्नाटका। कर्नाटका का बन्नेर घट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है उसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया है। यहां से और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड इज पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पैंथेरा पार्डस, PARDUS। तो ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। और आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में जो टाइगर है, बिकॉज ये इंडिया का क्या है? नेशनल एनिमल है, इसका कई बार साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो आप कमेंट में बता दो मुझे कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, और लॉयन का, जो लॉयन जिसको हम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम चलते हैं। तो देखो यहाँ से मेन पॉइंट्स जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि इनको आपको लर्न रखना है। एक तो पार्क का नेम लर्न रखना है, और ये लेपर्ड सफारी है, इंडिया की लार्जेस्ट है, साउथ इंडिया की फर्स्ट है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। बाकी आपसे मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि टाइगर और लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या है। और चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ इंडिया की लार्जेस्ट लॉयन सफारी कहां पर है? लार्जेस्ट लॉयन सफारी ऑफ इंडिया कहां पर है, आप मेरे को बता दीजिए। और यहीं से एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि इंडिया में ओनली एक ही नेशनल पार्क है जहां पर आपको एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, उसका नेम बता दीजिए आप मेरे को कि कहां पर आपको मिलते हैं। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपके साथ में इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं तो केवल वन वे कम्युनिकेशन हो। आप भी उधर से रिप्लाई कीजिए, आप अपने आइडियाज को भी शेयर कीजिए कमेंट्स में, आपके कुछ फीडबैक्स दीजिए, सजेशंस दीजिए, जिससे कि मैं उनको इसमें आगे आने वाले सेशंस में इंप्लीमेंट करूं, जिससे हमारे ये जो सेशंस हैं ये टू वे डिस्कशन बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और ये आर्टिकल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और इसमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने समराइज किया है। इस आर्टिकल में मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है अलकाराज, ठीक है, और ये किसके प्लेयर हैं? ये प्लेयर है टेनिस के। सो कई बार स्पोर्ट्स वाले जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनमें वो ये पूछते हैं कि स्पोर्ट्स की कोई पर्सनालिटी, उससे पूछ लेते हैं वो किस कंट्री से है और किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड है, या उन्होंने कोई रिसेंटली कोई मैच जो है विन किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो जो अलकाराज है ये बन गए हैं यंगेस्ट मेल टेनिस प्लेयर टू मास्टर ऑल 3 कोर्ट्स। मींस जो टेनिस है उसमें टोटल 3 कोर्ट्स होते हैं जिस पर ये गेम होता है। 3 कोर्ट कौन कौन से होते हैं? 3 कोर्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये हैं आपके 3 कोर्ट्स जिन पर ये टेनिस का गेम खेला जाता है। एक कोर्ट है फ्रेंच ओपन, ये कई बार पूछा गया है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप नोट कर लेना। फ्रेंच ओपन ये हमेशा होता है क्ले मिट्टी पर, ठीक है, और कहां पर होता है? ये फ्रांस में होता है, तो इसका नाम इसलिए क्या है? फ्रेंच ओपन। और कैसी ग्राउंड इसका कैसा है? इसका कोर्ट कैसा है? क्ले मिट्टी पर इसको जो है खेला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में विंबलडन। एक क्वेश्चन मेरे को बता देना कि विंबलडन कौन से कंट्री में प्ले किया जाता है। विंबलडन इसका कलर कैसा है? ग्रीन। सो इसको आप लर्न रख सकते हैं कि ये खेला जाता है ग्रास के कोर्ट पर, ठीक है। अब 2 और हैं हमारे पास में, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये दोनों ही ऐसे हैं जिनको प्ले किया जाता है
हार्ड कोर्ट पर, ठीक है, जो सीमेंटेड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट होता है, उसको ब्लू कलर से वहां पर वो पेंटेड होता है, तो उसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है कि इन तीनों ही टाइप के कोर्ट्स पर यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिसने तीनों ही कोर्ट्स पर मैच को विन किया है, जीता है, और वो भी कैसा, यंगेस्ट, मींस कम उम्र में ही, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या कर लिया, विन कर लिया तीनों ही कोर्ट पर। अब देखो आपको नाम ध्यान रखना है कि फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, इनके कोर्ट का टाइप क्या है, क्ले पे कौन सा खेला जाता है, ग्रास पे कौन सा है, और हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं कि इन्होंने तीनों पर ही जो है गेम को जीत लिया है, ठीक है। बिकॉज अब तक ऐसे जितने भी प्लेयर्स थे वो कौन कौन थे जिन्होंने तीनों ही कोर्ट पर गेम को जीता था, तो वो कौन कौन थे, एक तो थे मैट्स विलेंजर, जेमी कैनर्स, एंड्रे अगासी, राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। केवल यही प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अब तक इसको जीता था, लेकिन उनसे उन्होंने जितनी उम्र में, जितनी एज में इन तीनों में जो है मैच को जीता था, उससे भी कम एज में इन्होंने इस गेम को जीत लिया। यहीं से एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि कितनी एज पर, इन्होंने 21 मींस 21 की एज में ही इन्होंने सारे ये गेम जो है जीत लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है और वो है ऐसे ही वुमेन के बारे में कि अभी तक टोटल 5 ऐसी महिला प्लेयर्स रही हैं जिन्होंने जो है तीनों ही टाइप के कोर्ट पर जो है मैचेस को विन किया है। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है एक तो देखो सेरेना विलियम्स हैं, स्टेफी ग्राफ है, और मार्टियाना नोवर्टिना है, और फिर है आपकी मारिया शारापोवा, और फिर है आपकी एशले बार्टी। तो इन सब में से भी जो सबसे यंगेस्ट थी वो थी ग्राफ। इन्होंने बहुत कम एज में ही तीनों इंटरनेशनल लेवल के इन गेम्स को तीनों कोर्ट्स पर विन कर लिया था, और ये तब अराउंड 19 इयर्स की थी, तभी उन्होंने इस मैच को तीनों ही ग्राउंड्स पर जीत लिया था। तो अगर हम दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में ही कंपेयर करें कि सबसे कम एज में किसने तीनों ही कोर्ट्स पर मैच को जीता, तो वो थी आपकी ग्राफ, ठीक है। इन्होंने इस मैच को जीता था तीनों पर ही, वो भी टीनेजर की एज में ही। बाकी देखो इन्होंने कितना सारा मेहनत की होगी, कितना हार्डवर्क किया होगा कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के गेम्स को प्ले किया। बाकी आज हम अपने यूथ को देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं बस रील देखने में ही सारा कुछ अपना वेस्ट किए दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम जो स्पोर्ट्स होता है, जब भी हम स्पोर्ट्स की न्यूज देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसा जोश आना चाहिए कुछ नया करने का, कुछ अचीवमेंट का। इसीलिए स्पोर्ट्स की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है कि लोग कितनी मेहनत करते हैं और अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा बनाते हैं। सो यू शुड बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ न्यूज। नेक्स्ट हमारे पास में है कि हाउ वेल इज इंडिया टैपिंग इट्स रूफ टॉप सोलर पोटेंशियल। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो रूफ टॉप जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो मैं आपको वो मेन पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ कि इंडिया की करंट में जो रूफ टॉप सोलर प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो क्या है। सो अगर हम करें तो वो हो गई है अब 2.99 हो गई है 2023 और 2024 के मामले में, इतना उसमें इंक्रीज हो गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार यहाँ से होता है कि इंडिया ने अपना एक टारगेट बनाया है कि आने वाली 2030 तक हम 500 गीगावाट अपने एस्टेब्लिश कर देंगे, क्या, सोलर एनर्जी को। और उसमें से उन्होंने टारगेट रखा है 280 गीगावाट हम इसमें से फुलफिल करेंगे, किसमें से, रूफ टॉप सोलर में से। सो RTS alone needs to contribute about 100। तो अब अगर इस टारगेट को हम फुलफिल करना चाहते हैं तो हमारा जो रूफ टॉप सोलर है उसमें से कम 100 तो हमको 2030 तक फुलफिल करना होगा। सो देखो अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से बार बार बनता है वो ये बनता है कि इंडिया में रूफ टॉप की जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सी स्टेट में है। ये आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में, और वो है हमारा राजस्थान। तो धूप से आप आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका गुजरात।
तो इन क्वेश्चंस को आप जो है ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें फुलफिल करना होगा, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस की यहाँ पर बात है कि देखो हमको R&D बहुत ज्यादा करनी होगी, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस बनाने होंगे, क्योंकि रूफ से जो सोलर एनर्जी होती है हम बहुत ज्यादा उसको स्टोर नहीं कर पाते, बिकॉज दिन है तो एनर्जी है, रात में है तो फिर एनर्जी नहीं है। सो उसको स्टोर करने की बात होगी, स्मार्ट ग्रिड बनानी होगी हमको। स्मार्ट ग्रिड क्या होती है कि अगर इस समय पर राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप है और अगर यही हम देखेंगे तो हो सकता है हमको बहुत ज्यादा धूप ना मिले केरला में, तो ऐसे टाइम पर हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को, या जब दिन है और कहीं पर रात है तब हम कर सकें। मींस पूरे वर्ल्ड की अगर हम स्मार्ट ग्रिड से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी का सोचें तो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। बाकी एक सूर्य मित्र जैसी प्रोग्राम वगैरह जो हम चला रहे हैं वो भी चलना चाहिए, बहुत अच्छी खासी सब्सिडीज देनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पर हम इंपोर्ट करते हैं वो भी थोड़ा सा ईजी होना चाहिए। तो तब जाकर के हम अपना सोलर पावर प्लांट्स का जो सिस्टम है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। और अगर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी बहुत तेजी से ग्रो कर गई तो हम जो एमिशन वाली प्रॉब्लम है, जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, बहुत हद तक हम उससे डील कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है विद डमी FIRs, पॉकेट गाइड्स, पुलिस गेट रेडी टू स्विच टू न्यू क्रिमिनल लॉज। अभी क्या है कि बहुत सारे जगह पर ट्रेनिंग चल रही है पुलिस के ऑफिसर्स की, उनके कर्मचारियों की, कि अभी बिकॉज आने वाली 1 जुलाई से तीनों के तीनों न्यू लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब जो पुलिस पर्सनल से उनको दिक्कतें आएंगी तो उसके लिए पहले से ही डमी FIR की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको पॉकेट डायरी दी जा रही है। उसमें क्या किया जा रहा है कि सपोज करो पहले कोई सेक्शन था उसमें 154, तो उसी के सामने उसमें ये भी दिया गया है कि अब ये सेक्शन 173 होगा, 175 होगा, क्या होगा, तो उसमें ये वाली डिटेल भी दी जा रही है। इससे देखो हम यहाँ क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं अपनी एग्जाम के पर्पज से। तो एक तो बात हमको यहाँ से मिलती है कि भाई ये लॉ कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो 1 जुलाई 2024 से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसका हमने CCTNS में भी क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं। CCTNS से कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो क्या है CCTNS की फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स। तो जिस पर FIR वगैरह को अब इंटीग्रेट किया जा रहा है ये है। अराउंड 16,000 पुलिस स्टेशन में इंडिया में इसको अब तक यूज किया जा रहा है। और अब जो एक नई प्रॉब्लम आने वाली है वो ये है कि पहले बहुत सारे लोगों ने IPC CRPC के सेक्शंस याद कर रखे थे, अब ये सेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने डायरीज दी हैं कि भाई IPC में जो सेक्शन मान लो 154 था या CRPC में 154 था, तो अब उसकी जगह पर BNSS का मान लो 173 सेक्शन होगा। कैसे, इसके बारे में देखो एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया है कि अब जो FIR रजिस्टर होगी वो होगी सेक्शन 173 ऑफ BNSS। तो पहले जो FIR रजिस्टर होती थी वो होती थी सेक्शन 154 ऑफ CRPC, और अब वो चेंज हो गया है किसमें, 173 में। सेक्शन 173 उसके लिए यूज होगा। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और दिया है कि यदि कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं तो उसको ये जो FIR को कैसे डील किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो 1 जुलाई या उसके बाद से जितने भी केसेस बनेंगे वो सब नए वाले लॉ के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे। अच्छा, अब सपोज करो कि कोई क्राइम 31 जुलाई को हुआ, सॉरी जून को हुआ, तो वो केस किस में रजिस्टर किया जाएगा, ओल्ड वाले केस में ही इसको रजिस्टर किया जाएगा, ओल्ड जो हमारा IPC CRPC का सिस्टम था उसी के थ्रू। और क्राइम मान लो और भी पहले हुआ, लेकिन उसकी सपोज करो क्राइम हो गया आपका 28 जून को या 27 जून को, आज ही हुआ कोई क्राइम, और कोई 5 दिन बाद पहुंचता है FIR रजिस्टर कराने के लिए, तो ये इसकी FIR किस लॉ के अकॉर्डिंग होगी, तो इसकी FIR रजिस्टर होगी हमारे ओल्ड लॉ के सिस्टम से। क्यों, इसके पीछे का एक बहुत बेसिक सा सिस्टम है कि कोई भी क्राइम उस समय जो लॉ है इंप्लीमेंटेशन में उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया जाता है। सो दैट्स व्हाई
1 जुलाई से पहले की अगर कोई क्राइम है, पहले अगर वो क्राइम जो है उसने टेक प्लेस किया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा, उसकी डीलिंग होगी वो ओल्ड सिस्टम के थ्रू होगी, जबकि 1 जुलाई और उसके बाद का जो सिस्टम होगा उसमें जो जितने भी क्राइम्स होंगे उनको डील किया जाएगा नेक्स्ट वाले लॉ के अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें कुछ नई चीज और भी की गई है कि 20 ऐसे न्यू क्राइम्स हैं जिनको ऐड किया गया है, पिछले वाले लॉ में नहीं थे, उनमें इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया गया है। 33 ऐसे क्राइम हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज किया गया है। कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है एज अ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, सपोज करो कि आपने मेट्रो में चलते चलते और वहां पर स्पीटिंग कर दी, ठीक है। अब स्पीटिंग कर दी और उसके लिए आपको हो जाए सपोज करो 15 डेज की जेल, उसके लिए आपको जेल कर दी गई। तो जेल 15 डेज की होगी, तो 15 डेज तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से ही आपको वहां पे खाना खिलाना पड़ेगा 15 डेज की जेल में। और 15 डेज अगर वहां पर कोई पर्सन बहुत मींस क्रिमिनल नहीं है, नॉर्मल है, सीधा साधा है, और 15 दिन की उसको वहां पर जेल हो गई, तो जेल में जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ रह करके वो हो सकता है एक नई ही दुनिया में चला जाए, प्रॉपर क्रिमिनल बन जाए। क्योंकि जब जेल में रहते हैं, आप विजिट करोगे कभी जाओगे, तो जेल के अंदर का जो माहौल होता है एक बिल्कुल ही नई दुनिया होती है। कई बार एक सीधा साधा सा भी बच्चा, एक युवा, एक जवान, वो अंदर जा करके क्रिमिनल में चेंज हो जाता है। मैंने ऐसा बहुत देखा है। इसके लिए क्या होना चाहिए था कि ठीक है, उसने कहीं पर जो है थूक दिया, तो उसको 15 डेज की जेल देने की बजाय, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसे छोटे छोटे से क्राइम्स हैं जो सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कम्युनिटी सर्विस को वो लेकर के आए हैं कि कम्युनिटी सर्विस कर दी जाएगी कैसे। सपोज करो उसकी ड्यूटी लगा दी गई मेट्रो में कि आप मेट्रो में 15 डेज तक मेट्रो में क्या करोगे, आप क्लीनिंग करोगे। 15 दिन तक रोजाना आओगे, 8 घंटे यहाँ पर रहोगे और क्लीनिंग करोगे, मेट्रो की सफाई करोगे। ये बहुत अच्छा पनिशमेंट है ना, कि 15 दिन आप उसमें मेट्रो की क्लीनिंग करवाओगे। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो पकड़े जाएंगे, तो हम तो गवर्नमेंट अपना बहुत सारा पैसा भी तो बचा लेगी। क्लीनिंग के लिए जो स्टाफ हम रखते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, तो उसका हम पैसा बचा सकते हैं। इससे हम कुछ और भी सर्विस करा सकते हैं। इसको बोल दिया कि भाई तुमने किसी एक जगह पर स्पीटिंग की थी, आपकी ड्यूटी है कि आप 100 प्लांट लगाओ और उनकी केयरिंग करो। या इनको एक पनिशमेंट दे दिया कि आप क्या करोगे, किसी एक रोड के किनारे किनारे सपोज करो 100 प्लांट्स हैं, इसको पनिशमेंट दे दिया कि 1 मंथ तक आपको इन सारे के सारे प्लांट्स में डेली वाटरिंग करनी होगी। हो सकता है ना, या आपकी ट्रैफिक पुलिस के साथ में ड्यूटी लगा दी अगर आपने ट्रैफिक का वायलेशन किया। तो ऐसे केसेस से हम बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे पेटी क्राइम्स हैं उनसे सोसाइटी की तरफ हम उनका जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसी जो क्राइम की पनिशमेंट्स हैं अदर कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, यूएसए में, वहां पर बहुत सारे ऐसे जो है पनिशमेंट्स हैं, तो इंडिया में भी हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, आप भी बताइए कि ऐसे जैसे ट्रैफिक के चालान होते हैं, ट्रैफिक के कुछ इश्यूज होते हैं, उनको डील करने के लिए हम और कैसे कैसे पनिशमेंट लेकर के आ सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट जो उसको जंप कर जाते हैं लोग, तो उसके लिए हम क्या क्या पनिशमेंट लेकर के आ सकते हैं, आप थोड़ा बताइए क्या क्या आइडियाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन सेकंड टर्म ओम बिरला विल प्रिसाइड ओवर अ मोर इवनली बैलेंस्ड जो है लोकसभा। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात है कि 18th लोकसभा स्टार्ट हो रही है, इसके स्पीकर फिर से किसको बनाया गया है, ओम बिरला को इसका स्पीकर बनाया गया है। यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि लोकसभा का जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसको मींस एक तो टॉपिक हो गया आपके लिए लोकसभा और एक हो गया आपके लिए स्पीकर। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99.99% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बिकॉज बहुत न्यूज में रहा। और इस बार जो स्पीकर का इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, बहुत सारे उसमें चैलेंजेस रहे, बहुत सारे इश्यूज हुए, नेशनल लेवल पर इस इशू को उठाया गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, नेशनल में, इंटरनेशनल पेपर्स में, मीडिया में ये वाला इशू छाया रहा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लोकसभा और
लोकसभा का स्पीकर, उसकी पावर्स क्या है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है ना, उसके रिगार्डिंग में कौन सा कोई आर्टिकल है, उन सबको आप प्रिपेयर कर लेना। एक नेक्स्ट और है, एक छोटा सा न्यूज है, बिकॉज जब ये जो इनका नाम है मिस्टर जूलियन असांजे, जब ये अरेस्ट हुए थे तो उस समय इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब फिर से क्या हुआ है, इनके बारे में फिर से कुछ न्यूज है और इनका केस वेस चल रहा है, वापस अपने घर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। बिकॉज इन पर क्या थे, क्लेम्स थे कि इन्होंने यूएसए की जो फोर्सेस हैं, डिफेंस है, उसकी बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट का नाम था विकीलीक्स, जैसे आप बहुत सुनते होंगे विकीपीडिया, तो इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी विकीलीक्स, और यूएसए की बहुत सारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी उनको वहां पर लीक कर दिया था। तो इसकी वजह से यूएसए की सीआईए वगैरह सब इनके पीछे लग गई थी। तो ऐसा सोचा जा रहा था कि ये जिंदा बचेंगे भी नहीं, इनको जो है टारगेट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक जीवित है, तो मीन्स कब अच्छे खासे पावरफुल आदमी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विकीलीक्स का फाउंडर है असांजे, जिनका नाम है जूलियन असांजे, और ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन पर ब्लेम जो केस था वो यूएसए गवर्नमेंट के थ्रू था। नेक्स्ट है हमारे पास में नाटो का नया चीफ कौन बन रहा है। सो अब इनका नाम फाइनल हो गया, मार्क रट, ये कि जो कि डच प्राइम मिनिस्टर हैं, इट मींस नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आने वाले टाइम में ये क्या होंगे, उसके जो है हेड होंगे नाटो के। देखो एक पॉइंट और आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, नाटोज 32 नेशंस, इट मींस यहाँ पर ये बता रहा है कि नाटो में इस समय 32 मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसमें आप ध्यान रखना कि नाटो भी बहुत सारा न्यूज में रहा है कि इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, इसका फाउंडेशन 1949 में हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले से ही पढ़ करके रखना कि ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऐसा इश्यू था कि नेटो की मेंबरशिप को लेकर के यूक्रेन और रशिया का वॉर काफी आगे बढ़ गया था। और ये है आपका हरमनप्रीत टू लीड एज हॉकी इंडिया नेम्स टीम फॉर पेरिस गेम्स के लिए। बस यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो हॉकी इंडिया का इस बार कैप्टन कौन रहने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी हरमनप्रीत, इनका नाम है। और कौन से गेम्स के लिए, तो पेरिस गेम्स के लिए। ठीक है, जिसको कहा जा रहा है पेरिस ओलंपिक। तो समर ओलंपिक्स जो होने वाले हैं वो पेरिस में हो रहे हैं, ये भी आपके लिए एक और पॉइंट मिल गया। और इस बार हॉकी इंडिया के जो कोच हैं वो कौन है, तो वो है मिस्टर फुलटन, ये हॉकी इंडिया के क्या हैं, कोच हैं। अब देखो 1-2 पॉइंट और आपको मैं दिखाऊंगा जो कि एग्जाम पर्पज के लिए ऐसे समझो कि बिल्कुल आपके लिए क्रीम है ना। यहाँ मैंने आपको कुछ पॉइंट लिए हैं, यहां से स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। कई बार ये पूछते हैं कि दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ऐसे क्वेश्चंस बनता है। वो पूछ लेगा कि मिडफील्डर्स ये निम्नलिखित में से या विच ये एसोसिएटेड है विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो पूछ लेगा कि मिडफील्डर्स जो है क्रिकेट से रिलेटेड है या टेनिस से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है या हॉकी से रिलेटेड है। तो मिडफील्डर्स किससे रिलेटेड है, हॉकी से। फॉरवर्ड ये भी किससे रिलेटेड है, हॉकी से। सो इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ कि हॉकी की जो टीम होती है उसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, आप बता दो। और इंडिया में किसको हॉकी का जादूगर मींस मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, उसका नेम भी आप मेरे को कमेंट में बता दो फिर। तो ये तो इतना सा काम तो आपको करना ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि एक नया टर्मिनोलॉजी है वो यूज हो रहा है, उसका नाम है राइसोटोप। राइसोटोप प्रोजेक्ट ये चल रहा है साउथ अफ्रीका में, और स्पेशली मैं कहूँ तो पूरे अफ्रीका में ही इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्या है ये राइसोटोप प्रोजेक्ट, होता क्या है कि जो राइनोसेरस होते हैं है ना, उनकी पोचिंग होती है, और इस पोचिंग के थ्रू क्या करते हैं, क्यों होती है इनकी पोचिंग, इनकी पोचिंग होती है इनके हॉर्न को लेने के लिए। मार्केट में इनके जो हॉर्न है बहुत बड़े लेवल पर इनकी स्मगलिंग होती है, किसके लिए, मोस्टली होती है मेडिसिन के लिए। लोगों में बहुत सारे होता है ना ब्लाइंड फेथ होती है,
अफवाहें होती हैं कि भाई आप इसका सींग ले लोगे या यूज करोगे, किसी मेडिसिन में यूज करोगे तो आपकी कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। इन्होंने क्या किया है, साइंटिस्ट ने ये कर रहे हैं कि इनका जो हॉर्न है, इस हॉर्न में ये ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या उसका नाम आपको मैं बता दूं कि रेडियो आइसोटोप्स, है ना। रेडियम वगैरह जो एक पॉइजनस थिंग है उसको उसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब होगा क्या, सपोज करो कोई ए नाम का वोचर है, उसने किसी एक जो है राइनोसेरस है उसको किल कर दिया और उसका जो सींग है, उसका हॉर्न है ना, उसको लेकर के बी कंट्री से और डी कंट्री में जा रहा है ना। अब जब वो एयरपोर्ट से वगैरह से कहीं से भी निकलेगा, सो जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं उन सब पर जो न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, या मैं बात करूं रेडियम जैसी जो चीजें होती हैं, उनको डिटेक्ट करने की मशीन्स लगी होती हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो रेडियम या न्यूक्लियर जैसी चीजें होती हैं उनसे हमेशा ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं, बॉम्ब बनाए जाते हैं। तो जैसे ही ये बंदा उस सींग को लेकर के उस एयरपोर्ट से कहीं भी जाएगा, उस सींग में से थोड़ा सा भी पार्ट लेकर के जाएगा, तो वहां की जो एयरपोर्ट की मशीन होगी वो इसको डिटेक्ट कर लेगी, वो पकड़ा जाएगा। एक तो ये होगा इससे। दूसरा क्या होगा, ये जो रेडियम इसमें जो लगा रहे हैं वो होगा पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। तो जो भी इससे मेडिसिन बनाएंगे वो मेडिसिन क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी। तो बीमारी ठीक करने की बजाय उसको क्या मिलेगी, बदले में डेथ मिलेगी। तो जो राइनोसेरस की जो डेथ होती है, उनकी पोचिंग होती है, काफी हद तक इससे रोकने के चांसेस हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नाम है इसका राइजोटोप प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो आप मेरे को बताओ आइसोटोप क्या होता है, क्योंकि इसी वर्ड से मिला करके इन्होंने यूज किया है राइजोटोप। तो आइसोटोप क्या होता है ये आप मेरे को बताइए कमेंट्स में। चलिए, तो अब हम चलते हैं इस सेशन को समराइज करने की तरफ। सो वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल आर्टिकल्स। अब आपको क्या करना है, नोट्स आप बना ही रहे हैं, बाकी थोड़ा शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स में अपने व्यूज को शेयर भी करना है, जिससे हम नेक्स्ट सेशन में इनको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने सेशंस को और भी बेहतर बना सकें। सो बाय बाय, टेक केयर।